आज हम बात करेंगे ब्रिटिश या फिर चाइनीज ब्रांड की, जो कि है एमजी की तरफ से पहले आती थी ZS EV एंड अभी रिसेंटली सितंबर 2024 में एमजी ने लॉन्च कर दिया अपनी विंडसर EV, जो कि जब से लॉन्च हुई तब से ही चार्ट्स के टॉप पे, मतलब उसकी जो सेल्स फिगर्स हैं, जो उसकी कस्टमर रिव्यूज़ हैं, वो एकदम टॉप पे चल रहे हैं। तो आज हमारे पास विंडसर EV, मैं इसके वॉकअराउंड का आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वॉकअराउंड ऑलरेडी हम इसके लॉन्च के टाइम पे कर चुके हैं एंड उसका मैं लिंक आपको आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि क्या कुछ इसमें फीचर्स मिलते हैं। आज हम देखेंगे इसको चलाने में कैसी है ये, कितनी इसको पावर मिलती है, क्या है इसकी टॉप फिगर्स एंड क्या है इसका कंफर्ट सिटी ड्राइविंग में। तो ये सब हम देखेंगे इस गाड़ी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटो टेक स्टूडियो में। मेरा नाम है ऋत्विक और चलिए शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं विंडसर EV के अंदर एंड चलिए इसको चला के देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका गियर लीवर मिल जाएगा, तो मैं इसको डाल दिया है D पे एंड मैंने सीट बेल्ट पहनी हुई है। इसमें यहाँ पे कुछ नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इसका यहाँ पे आता है, बट अगर मैंने सीट बेल्ट पहनी हुई है और मैं हल्का सा इसको एक्सीलरेट करूंगा तो वो ब्रेक ऑटोमेटिकली हट जाता है। तो ये जिसमें भी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स आते हैं उन कार्स के लिए एक अच्छा फीचर मिलता है ये। तो पहले मैं इस गाड़ी के बारे में डिस्कस करूं, उसके पहले मैं एक फीचर डिस्कस करना चाहूंगा। फीचर क्या, एक मॉडल लाया है एमजी जो कि इस कार के साथ लॉन्च किया था, अब इनकी सारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के साथ आ गया है वो फीचर। तो पहले थोड़ा सा ये रफ पैच है हमारा। यहाँ पे हमें ब्लाइंड व्यू मॉनिटर मिल जाता है, पूरा कैमरा, बट ये इसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं 20 kmph के कम की स्पीड पे हूँ तो ये वर्क करेगा। अगर मैंने उससे ज्यादा की स्पीड पे अगर अपना इंडिकेटर दिया तो वो वर्क नहीं करेगा। तो ये था कि जिसका फीचर ये वाला ब्लाइंड व्यू मॉनिटर वाला। अब अगर मैं बात करूँ जिस मॉडल की बात कर रहा था जो ईवी व्हीकल्स के साथ एमजी लाया है, तो उसको एमजी ने नाम दिया है बैटरी एज अ सर्विस। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी ईवी व्हीकल परचेज करने जाते हैं तो जो उसकी अपफ्रंट कॉस्ट होती है, जो हमको डायरेक्टली डीलरशिप को पे करनी पड़ती है, कंपनी को पे करनी पड़ती है, वो एज कम्पेयर टू एन आइस व्हीकल जो कि इंटरनल कंबशन इंजन वाली हमें पेट्रोल या डीजल व्हीकल है, उससे काफी ज्यादा होती है वो कॉस्ट। तो एमजी ने इसमें क्या किया है कि इन्होंने जो अपफ्रंट कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए बैटरी को एज अ सर्विस प्रोवाइड करने का ऑप्शन दिया है। इसमें बेसिकली क्या है कि जो आपके फाइनेंसर्स हैं, मतलब बेसिकली इसमें 4 पार्टनर कंपनीज हैं, बजाज फिनसर्व, विद्युत टेक एंड हीरो फिनकॉर्प एंड वन अदर कंपनी। तो ये बेसिकली 4 कंपनीज के कोलैबोरेशन में आया है कि इन 4 में से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज एंड पैटर्न। सो बेसिकली ये क्या करेंगे कि आपके जो यूजेज है गाड़ी का, जितना आपका किलोमीटर का रन है, उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा अपनी बैटरी का। मतलब आपको पूरा जो इस कार की अगर हम ऑन रोड प्राइस की बात करें तो अराउंड 17-18 लाख की जाती है ये कार ऑन रोड, तो वो पूरी प्राइस ना देके हमको सिर्फ इसकी जो बेस व्हीकल की प्राइस है वो पे करनी पड़ेगी। एंड हम जरूरी नहीं है कि हम उसमें अगर हम ड्राइव नहीं कर रहे तो उसमें हमारा फिर भी उतना खर्चा आएगा। बट अगर हम बैटरी एज अ सर्विस वाला ऑप्शन लेते हैं, मतलब एमजी ने दोनों तरीके से कार को अवेलेबल कर रखा है कि आप बैटरी एज अ सर्विस भी ले सकते हैं एंड आप पूरी कार परचेज कर सकते हैं। बट बैटरी एज अ सर्विस में एक और इशू है कि हमें जो चार्जिंग है उसकी कॉस्ट खुद ही बेयर करनी पड़ेगी। सो जो बेसिकली जो इसकी कॉस्ट आती है वो 3.5 रुपीज पर किलोमीटर आती है बैटरी की, जो कि आपको एज यू ड्राइव वो पे करनी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कंपनी फ्रॉम विच यू परचेज, लाइक बजाज फिनसर्व और हीरो फिनकॉर्प। तो उनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंगली आपको पे करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं बात करूं कि कुछ कंपनीज ने क्या कर रखा है कि 1500 किलोमीटर मिनिमम रेंज लगा रखी है कि आप उतना ड्राइव करो या ना करो, आपको उतने का प्राइस जरूर देना पड़ेगा। सो ये एक थोड़ा सा मतलब डिपेंडिंग ऑन द यूजेज की, मतलब अगर आपकी ज्यादा रनिंग है तो ये आपको बेनिफिशियल हो सकता है। बट दिस कॉन्सेप्ट एज अ होल, बैटरी एज अ सर्विस, इज वेरी बेनिफिशियल, तभी शायद ये गाड़ी इतना ज्यादा सेल हो रही है एंड अपने जो सितंबर से अभी तक में जो मंथली सेल्स फिगर्स है उसमें हमेशा टॉप कर रही है ईवी व्हीकल के सेगमेंट में ये। तो कूडोज टू एमजी फॉर थिंकिंग दिस, एंड ये काफी एक अच्छा एंड एक अफोर्डेबल ऑप्शन आया है कि जो बजट बायर्स हैं उनके लिए ईवी को इस सेगमेंट में ला सकते हैं। तो ये काफी अच्छी चीज लाई है एमजी।
अब अगर बात करें हम इस गाड़ी की कि इसमें क्या है कि इंजन ऑप्शंस हैं एंड चलाने में कैसी है ये। सो जैसा कि आपने देखा स्टार्टिंग में ही हमने एक रफ पैच से स्टार्ट किया था। तो रफ पैच में जो इसका सस्पेंशन है वो मुझे थोड़ा सा इसका जो है वो स्टिफ लगा। अगर मतलब एक अच्छी बात है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा है एंड इसका सस्पेंशन अगर थोड़ा सा और सॉफ्टर साइड पे होता तो थोड़ी और कंफर्टेबल राइड हो सकती थी। मैं मना नहीं कर रहा कि कंफर्टेबल राइड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और हो सकता था, क्योंकि मुझे सारे जितने भी बम्प्स हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं, छोटा सा एक पत्थर भी मुझे अंदर फील होता है। तो वो चीज एमजी अगर थोड़ा सॉफ्टवेयर सस्पेंशन दे देती थोड़ा सा, तो ये चीज अवॉइड की जा सकती थी। बट ओवरऑल ये गाड़ी काफी अच्छा पैकेज प्रोवाइड करती है। तो अब अगर हम बात करें इसके पावर फिगर्स की, इसकी बैटरी कैपेसिटी की, तो जो इसमें बैटरी मिलती है वो हमको 38 किलोवाट आवर की मिलती है। और अगर इसकी पावर की बात करें तो वो जो बैटरी है हमारी वो प्रोड्यूस करती है 134 bhp की पावर एंड 200 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बट एक ईवी है ये, तो इसमें कोई पीक टॉर्क नहीं आता। इसमें जैसे मान लो मैं अभी एक्सीलरेट करूंगा तो ये तुरंत ही सीट पे एकदम आपको पुश बैक करेगी एंड तुरंत ही 0 आरपीएम पे इसका टॉर्क आ जाएगा। तो ये काफी अच्छा फीचर। मैं मतलब अभी इको प्लस मोड पे चला रहा हूँ। अब मोड की बात करिए मैंने, तो इस पे 4 मोड मिलते हैं आपको, इको प्लस, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड। एक इसमें मुझे थोड़ा सा जो ग्लिच लगा वो ये था कि मैं जब भी इस कार को स्टार्ट करता हूँ तो ये अपना पुराना वाला मोड भूल जाती है और सीधे नॉर्मल पे ही आ जाती है। तो ये चीज एक इसमें मेमोरी होनी चाहिए थी कि मतलब अगर मैंने इको प्लस पे बंद करी है तो ये वापस से इको प्लस पे ही स्टार्ट होनी चाहिए थी। तो ये चीज मुझे हल्की सी ग्लिची लगी, बट ठीक है। तो अब अगर बात करें हम इसके रेंज की, तो जो इसकी 38 किलोवाट आवर की बैटरी है वो क्लेम्ड रेंज इसको 331 किलोमीटर की देती है। बट इसमें हमको रीजन ब्रेकिंग के भी 3 मोड्स मिल जाएंगे। तो मैं हैवी रीजन ब्रेकिंग यूज कर रहा हूँ आजकल। तो जो इसकी ब्रेकिंग है वो काफी अच्छी है रीजन ब्रेकिंग के थ्रू। एंड इसमें आपको डेफिनेटली सिंगल पेडल ड्राइव का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब आप एक्सेलरेट करें एंड आप एक्सेलेटर छोड़ दें तो रीजन ब्रेकिंग की वजह से अपने आप ही ब्रेक लेने लगेगी। तो आपको वो करने मतलब आपको ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंगल पेडल सिर्फ एक्सेलरेटर पेडल यूज करके भी इसको ड्राइव कर सकते हो कंफर्टेबली। तो ये चीज एक काफी अच्छी, सिटी ट्रैफिक में या कहीं आपको मतलब हाईवे पे जाना है तो ये चीज काफी, एक तो आपको एनर्जी कंजर्व करने में भी हेल्प करेगी। दूसरी चीज ये सिंगल पेडल ड्राइव की वजह से काफी कंफर्टेबल भी रहेगी। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे यू टर्न लूंगा तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, क्योंकि ये व्हील स्पिन बहुत ज्यादा मारती है। इतना टॉर्क मिल रहा है इसको और सीधे वो टायर्स पे रश हो रहा है, इसके व्हील्स पे रश हो रहा है। तो काफी पावर अच्छी मिल रही है इसको, जो कि जनरली टिपिकली ईवीज में ऐसा होता ही है कि 0 आरपीएम से ही उनको रश मिल जाता है। कोई साउंड वाउंड कुछ अंदर नहीं आ रहा है। इवन विंड नॉइज वगैरह एनवीएच काफी अच्छे से कंटेन किए गए हैं एमजी के थ्रू इसमें। तो ये गाड़ी इस मामले में काफी अच्छी है। अगर मैं इसके सीटिंग कंफर्ट की बात करूं तो जो मैंने बताया एक्सपेंशन जॉइंट्स पे आपको हल्के हल्के जो बम्प्स होंगे छोटे मोटे वो भी फील होंगे। तो इसका जो सस्पेंशन है वहां पे डेफिनेटली एमजी को थोड़ा काम करना चाहिए इसके। बाकी मैं सीट की बात कर रहा था, तो सीट मैंने इसके वॉक अराउंड के टाइम भी बताया था, काफी कंफर्टेबल, दिखने में भी काफी कंफर्टेबल लग रही है एंड बैठने में डेफिनेटली है जो मतलब एकदम इसका कुशनिंग है, बोल्स्टरिंग है, काफी कंफर्टेबल है कि मतलब आगे की सीट्स तो काफी कंफर्टेबल है। यहाँ पे आप बैठेंगे तो आपको मतलब लगेगा कि हाँ काफी स्पेशियस है, काफी कंफर्टेबल है। अगर मैं बात करूं इसके पीछे की सीट्स की, तो पीछे की सीट पे आता है 135 डिग्री का रिक्लाइन एंगल, जो कि मतलब आपको लगेगा कि आप कार में बैठे ही नहीं हो। आपको ऐसा फील आएगा कि आप जैसे किसी घर के सोफे में बैठे हो। इतनी कंफर्टेबल सीट्स हैं। एंड ऊपर हमारा पूरा इंफिनिटी व्यू का इसका सन सॉरी पैनोरामिक मून रूफ है, सनरूफ नहीं है इसमें, मून रूफ आती है इसमें। अगर मुझे उसे खोलना हो तो एक चीज मुझे जो इसकी काफी नेगेटिव लगी, मतलब नेगेटिव भी है काइंड ऑफ पॉजिटिव भी है, इसमें मिलती है हमको 15.6 इंच की सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन। तो ये एक काफी बड़ा साइज है, काफी अच्छी चीज भी है। बट इसमें मुझे एक नेगेटिव लगा कि ये काफी डिस्ट्रैक्टिंग हो सकती है एंड आपके सारे फीचर्स इवन हेडलाइट के कंट्रोल, सनरूफ के कंट्रोल, यहाँ तक कि आपके ओआरवीएम एडजस्ट करने के कंट्रोल तक इस स्क्रीन में है। तो जैसे आप ऑन द फ्लाई, ऑन द ड्राइव कुछ अपडेट करना चाहते हो तो ये काफी डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। एक तो काफी बड़ी स्क्रीन है, तो ये चीज मुझे थोड़ी सी नेगेटिव लगी कि ये बहुत बड़ी स्क्रीन है, थोड़ा छोटा साइज होता। यहाँ यहीं पे अगर आप बात करें अपने एमआईडी की, तो ये 8.8 इंच की है। अब यहाँ पे ये 15.6 इंच एंड सीधे हाफ हो जाता है, ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है ये 8.8 इंचेस की स्क्रीन। एंड इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में काफी डिफरेंस है।
तो ये स्क्रीन आप मतलब ऐसा मैनेज कर सकते थे कि दोनों 10.25 10.25 या 12 इंचेस की स्क्रीन देके, तो मतलब एक प्रीमियमनेस कंटिन्यू रहती, एक प्रीमियमनेस कंटिन्यूड रहती। इतना मतलब यहाँ पे लग रहा है कि आपको 15.6 इंच की स्क्रीन है, बहुत अच्छी, काफी फ्लूइड स्क्रीन है एंड काफी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें। एंड यहीं पे ये छोटी सी एक 8.8 इंच की स्क्रीन जिसमें आपका गियर इंडिकेटर आता है, स्पीड, पावर एंड बैटरी वगैरह के इंफॉर्मेशन आती है जो जनरली हर गाड़ी में आती है, वो सब है। तो इसको थोड़ा और बेटर किया जा सकता था। तो अगर मैं बात करूँ इसकी सनरूफ की बात कर रहा था, तो जनरली आप देखते होंगे यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं हर गाड़ी में, बट इसमें नहीं है ऐसा। इसमें हमको स्क्रीन के अंदर जाना पड़ेगा, देन यहाँ से हम अपना सनरूफ खोल सकते हैं, फुली ओपन फुली क्लोज। तो अगर मैं फुली ओपन करता हूँ तो इसमें एनिमेशन आता है, पूरा आराम से ओपन होती है ये। तो और मैं लाइट्स की बात करूं अगर मैं लाइट्स की बात करूं तो लाइट्स का कंट्रोल भी यहाँ पे है। हमारी हेडलाइट में भी 4 सेटिंग्स हैं, लो बीम, ऑटो, पोजीशन लैंप एंड ऑफ की। एंड सेम विद हेडलाइट की हाइट की सेटिंग भी यहीं पे है। इवन वो जो छोटा सा हमारा डायल आता था वो भी नहीं है इसमें कहीं पे, उसकी भी सेटिंग हमें यहीं से करनी पड़ेगी, हेडलाइट हाइट की सेटिंग। एंड रियर फॉग लाइट की सेटिंग भी यहीं पे है। इवन मिरर की, ये मिरर की सेटिंग है हमारी। मिरर के जो जॉयस्टिक है वो तो ये वाला कंट्रोल पैनल है, बट मुझे कौन सा मिरर एडजस्ट करना है वो मुझे यहाँ जाके स्विच करना पड़ेगा कि मुझे राइट मिरर एडजस्ट करना है या लेफ्ट मिरर एडजस्ट करना है, फिर मैं उसके बाद यहाँ से इस जॉयस्टिक से कंट्रोल कर सकता हूँ ये चीज। तो ये चीज थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक तो है, टेक्नोलॉजिकल तो है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो है, बट एज अ ड्राइवर मुझे थोड़ी सी ये अनकन्वीनियंट लगी। एंड मुझे थोड़ा मतलब ये जाके ढूंढने में थोड़ा इशू लग रहा है। ऑल्दो यहाँ पे हमारा नॉर्मल फोन की तरह ऊपर से हम स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, ब्राइटनेस का है, साउंड का है, एंड यहाँ से हम अपना इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑफ कर सकते हैं, ORVM फोल्ड कर सकते हैं, ऑटो होल्ड ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसमें काफी फीचर्स हैं। ऑल्दो कार बहुत लोडेड है फीचर्स के मामले में, कहीं भी कोई भी चीज कमी नहीं छोड़ी गई है, बट जो चीज फिजिकल कंट्रोल्स का जो फन है, जो मजा है, या जो उसको चलाने की ईज है, वो चीज थोड़ी मिसिंग लगी मुझे इस चीज में। कि यहाँ मुझे इतनी बड़ी स्क्रीन पे जाके अगर मैं ड्राइव करते हुए मान लो इसका मुझे हेडलाइट का कुछ लेवल सेट करना है या मुझे मिरर की एडजस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए पहले मुझे या तो मैं रुकूं या फिर मैं इतना डिस्ट्रैक्ट हूं, तो उससे बेटर है कि मैं रुक ही जाऊं, वो सेफ भी है। बाकी मैंने जैसा कहा 20 kmph के नीचे इसका कैमरा वर्क करेगा, उसके ऊपर मतलब लैग करेगा, ऐसी वार्निंग इसमें खुद ही आई थी। सो ये स्क्रीन काफी लोडेड है, मैं इसको लॉक कर दूंगा तो यहाँ पे टाइम एंड डेट एंड डे आ रहा है, तो ये काफी क्लासी लगा। बट इसमें ही सब कुछ है तो मैं इसे लॉक नहीं छोड़ सकता ज्यादा देर, क्योंकि इससे ही सब चीज कंट्रोल हो रही है। इसमें वायरलेस हमें एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिल रही है, सो ये चीज काफी अच्छी लगी। बस एक चीज के फिजिकल बटन्स मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे, जो कि हमारा एसी का कंट्रोल एंड हमारा हैजार्ड लाइट का स्विच। तो ये चीज चलो कुछ तो एमजी ने हमें इसमें फिजिकल दिया है, एंड एसी के कंट्रोल्स ऑब्वियसली यहाँ पे है ही हमारे पास पूरा। सो ये है कुछ इसके एसी के कंट्रोल्स। अब मैं अगर बात करूं इसकी ब्रेकिंग की, तो इसमें हमको मिल जाते हैं ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स। ऑब्वियसली ईवी है, इतना टॉर्क रश हो रहा है, 200 Nm का टॉर्क रश 0 आरपीएम से ही हो रहा है इसमें, तो हमें डिस्क ब्रेक्स की इसको रोकने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वो चीज काफी अच्छी प्रोवाइड करी गई है, तो चारों डिस्क ब्रेक एंड ब्रेकिंग काफी श्योर फुटेड है। मुझे मतलब कहीं भी इशू नहीं आया कि गाड़ी रुकेगी नहीं या मुझे मतलब इसके ब्रेक्स काफी अच्छे लगे। सेम इज विद द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में जैसे ही पेडल टू द मेटल कर रहा हूँ, ये एक्सेलरेट कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है, कोई भी लैग नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई इंजन नहीं है इसमें, मोटर तो तुरंत ही रिएक्ट करती है। तो ये थी कुछ इसकी ड्राइविंग की। अब अगर मैं बात करूं इसका, ये लंबा सा डैशबोर्ड है, तो एक इशू मुझे लगा कि इसका जो सीटिंग पोस्चर है वो तो काफी अच्छा है, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल आ रही है, मैं काफी ऊंचा बैठा हुआ हूँ इसमें। एंड एक मुझे जो लगा कि इसका जो ये चीज है, डैशबोर्ड है, ये काफी लंबा है, इंक्रीज किया हुआ है। मुझे लग रहा है, जो मेरा रीजनिंग है, कि मे बी क्रम्पल जोन की वजह से इसको इंक्रीज किया गया हो, क्योंकि इसमें आगे तो कोई इंजन वगैरह है नहीं हमारा, तो आगे इसमें सिर्फ एक छोटा सा हुड है जिसके अंदर हमारी बैटरी एंड वाइपर का वॉशर फ्लूइड वगैरह है। तो वो जो है क्रम्पल जोन इसकी की वजह से, कि क्रम्पल जोन इंक्रीज हो जाए, कभी भी अगर हमारी वो हो, एक्सीडेंट्स वगैरह हो अगर कभी कुछ, तो ड्राइवर तक आने के पहले ये पूरा इतना लंबा क्रम्पल जोन दिया गया है, क्योंकि एक काफी अच्छी एंड थॉटफुल चीज करी गई है एमजी के थ्रू। सो ये चीज मुझे अच्छी लगी। अब बात करें, जैसे मैं थोड़ा सा एक
शेडी मतलब मेट्रो स्टेशन के नीचे की साइड पे हूँ, तो यहाँ पे अंधेरा हो गया है, तो इसका मोड ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, डार्क मोड पे चली गई है, हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हो गई है। एंड इसमें आता है अंदर एम्बिएंट लाइटिंग। अब एम्बिएंट लाइटिंग के साथ अगर इससे साउंड सिस्टम की बात करी जाए, तो काफी अच्छा साउंड सिस्टम मिलता है इसमें हमको, एंड कहीं भी हमको कमी नहीं लगती। प्रीमियम साउंड है, आगे ट्विटर्स की प्लेसमेंट है, नीचे स्पीकर्स है, पीछे भी 2 स्पीकर्स के प्लेसमेंट है, और रियर में हमारा है सबवूफर का प्लेसमेंट, जो व्हील वाला सबवूफर आता है वो प्लेसमेंट है हमारा। तो कहीं भी इन सब चीजों की कमी नहीं है। तो बाकी सारी मेजर चीजें तो मैंने कवर कर ही ली, बस एक स्टीयरिंग का फील एंड फीडबैक रह गया। तो स्टीयरिंग जो है काफी एक्यूरेट है, एंड मैं हल्की सी भी इसमें मूवमेंट दे रहा हूँ तो गाड़ी पूरी हिल रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा हूँ। तो ये काफी अच्छा है। 2 स्पोक की स्टीयरिंग व्हील है, एंड काफी कंफर्टेबल टू होल्ड है, नीचे से डी कट है। एंड अगर हम इसमें लेफ्ट साइड में कंट्रोल्स की बात करें तो मिरर के कंट्रोल्स हैं, एंड हमारे क्रूज का कंट्रोल का ऑप्शन है यहाँ पे। और अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो हमारे ऑडियो सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, एंड वॉल्यूम का कंट्रोल है यहाँ पे। तो ये था कुछ स्टीयरिंग का फंक्शन। हॉर्न मैंने कई बार बजाई थी, एक बार और बजा देता हूँ मैं, अगर माइक में कैप्चर कर रहा हूँ हॉर्न तो काफी अच्छा हॉर्न प्रोवाइड किया है एमजी ने इस कार में। एंड अगर मैं एक इसकी छोटी सी और प्रॉब्लम की बात करूं, तो जैसे मैं इसके एकदम टॉप मोस्ट हाइट पे बैठा हूँ तो जैसे कि मैं इसके टॉप मोस्ट हाइट पे बैठा हूँ, तो इसकी जो विंड स्क्रीन है वो एकदम स्लोपिंग है, एंड इतनी आगे से स्टार्ट हो रही है कि मैं अगर जैसे इसका वाइपर फ्लूइड यूज करूं तो ये काफी अच्छा वाइपर दिया है, डुअल ब्लेड वाइपर है। बट जो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग अगर मैं टॉप हाइट पे बैठ रहा हूँ, तो मेरा जो थोड़ा सा विजन है वो यहाँ पे इसके जो वाइपर का एरिया जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे वाइपर क्लीन नहीं करता, वो एरिया भी थोड़ा सा आ रहा है। तो जो चीज मुझे थोड़ी हिंडर कर रही है कि मतलब थोड़ा और इसका क्लियरेंस होना चाहिए था वाइपर का, बट वो लेंथ का कंस्ट्रेंट रहता है, ज्यादा लंबे आप वाइपर्स यूज भी नहीं कर सकते क्योंकि बाहर चले जाएंगे नहीं तो वो। तो ये चीज एक थी। तो बस यही कुछ था इसके ड्राइविंग में। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमारे फ्लिंसर ईवी के ऊपर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे साथ यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।